हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th सोशल साइंस की बुक से चैप्टर 1 हेरिटेज ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। इंडिया इज अ लैंड ऑफ एंशिएंट कल्चर। इंडिया प्राचीन संस्कृति का देश है। एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन, जो हजारों वर्ष पुराना होता है उसे एंशिएंट कहते हैं। एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्चर, स्क्रिप्चर का मतलब होता है धर्म ग्रंथ। एंशिएंट इंडियन स्क्रिप्चर विष्णु पुराण स्टेट्स उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमादेश्चैव दक्षिणम वर्षतद भारत नाम भारती यत्र संसति। अब ये विष्णु पुराण एक पुराण है, टोटल ऐसे 18 पुराण है, उसमें से एक है विष्णु पुराण। उसमें ये श्लोक मेंशन किया गया है जिसका मीनिंग होता है समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसे भारत कहते हैं तथा उसकी संतानों को भारती कहते हैं। It means India extends from the Himalaya in north to the Indian Ocean in the south. इसका अर्थ है कि भारत उत्तर में हिमालय से लेके दक्षिण में हिंद महासागर तक फैला हुआ है। It is said that new descendants are called Indians. और जो भी नई आने वाली संतान होती है या नागरिक होती है उसे क्या कहा जाता है? इंडियंस कहा जाता है। In the beginning of any auspicious ceremony, ऑस्पिशियस मीन्स कोई भी शुभ काम करने से पहले, कोई भी शुभ काम की जो सेरेमनी, जो फंक्शन होता है वो करने से पहले भारतवर्षा, भारत खंड, जम्बू द्वीप एंड आर्यव्रता एक्सेट्रा वर्ड्स आर यूज्ड व्हाइल टेकिंग रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का मतलब होता है संकल्प लेना। तो जब भी कोई हम अच्छा काम करते हैं, शुभ कार्य करते हैं, तब हम संकल्प लेते हैं, रिजोल्यूशन लेते हैं, तब हम भारतवर्ष, भारत खंड, जम्बू द्वीप, आर्यव्रता जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। Our country is gifted with natural boundaries, Himalaya in the north and sea in the east, west and south. So they are so lucky कि हमें हमारी जो कंट्री है इंडिया, उसे एक नेचुरल बाउंड्री मिली है हिमालय के फॉर्म में। नॉर्थ में हिमालय है और ईस्ट, वेस्ट और साउथ में समुद्र है, सी है। From all over the world, different countries mesmerized by the Indian prosperity and came to trade, settled and mingled with Indian culture. तो पूरी दुनिया में से फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज में से लोग हमें देख के मैस्मराइज्ड हुए, मींस आकर्षित हुए, अट्रैक्ट हुए और फिर यहाँ पर आए ट्रेड करने के लिए, व्यापार करने के लिए। हमारी जो प्रॉस्पर्टी है, हमारी जो वेल्थ है, जो समृद्धि है, वो देख के वो अट्रैक्ट हुए थे और फिर हमारे साथ सेटल्ड हुए, व्यापार किया, मिंगल्ड हो गए, हमारे कल्चर के साथ मिक्स हो गए, घुल मिल गए। मिंगल्ड मीन्स घुल मिल जाना। ड्यू टू म्यूचुअल एक्सचेंज मैनी चेंजेस हैव बीन सीन इन आवर कल्चर। तो जब कोई दूसरी जगह से, दूसरी कंट्री के लोग आएंगे तो हम उनका कल्चर एक्सेप्ट करेंगे, वो हमारा कल्चर एक्सेप्ट करेंगे। तो वैसे म्यूचुअली जो कल्चर है उसमें भी आदान प्रदान हुआ और बहुत सारे म्यूचुअल एक्सचेंज के वजह से बहुत सारे चेंजेस भी देखने को मिले। इन दिस वे आवर हेरिटेज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन एंड इट इज कंटिन्यूअसली प्रोग्रेसिंग। और इसी तरीके से हमारा जो हेरिटेज है वो जनरेशन से जनरेशन पास हो रहा है, अभी भी, पहले भी हुआ और कंटिन्यूअसली उसमें कुछ ना कुछ प्रोग्रेस हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है। देन इंडिया, लोकेशन एंड एरिया। So we have already studied in standard 9th about the present area and location of India. तो एक चैप्टर था उसमें हमने डिटेल में इंडिया का लोकेशन और प्रेजेंट एरिया के बारे में स्टडी किया हुआ है ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड के अंदर। इट वाज वेरी वास्ट इन एंशिएंट टाइम। तो पुराने जमाने में तो इंडिया जो था वो बहुत ही बड़ा था, मीन्स उसका जो लैंड एरिया है वो बहुत बड़ा था। एंड नाउ एरिया वाइज इट स्टैंड्स ऑन द 7th रैंक। तो अगर अभी हम बात करें कि हमारा एरिया कितना है, पूरे वर्ल्ड में टोटल जितने कंट्री हैं उसमें हमारा 7वां नंबर आता है। 6 कंट्री और हमसे आगे हैं जिनका जो लैंड एरिया है वो हमसे बड़ा है। ये भी 9th स्टैंडर्ड में आ चुके हैं, पर फिर से मैं एक बार आपको नाम बता देती हूँ। सबसे बड़ा जो एरिया है वो रशिया का है, फर्स्ट नंबर पे रशिया है, देन कनाडा, उसके बाद यूएसए, उसके बाद चाइना, फिर ब्राजील एंड देन 6th नंबर पे ऑस्ट्रेलिया आता है और 7th नंबर पे हमारा टर्न है। लाइक इंडिया का 7th रैंक आता है एरिया वाइज। और पॉपुलेशन वाइज सेकंड नंबर है क्योंकि हमसे आगे है चाइना। चाइना का पॉपुलेशन वाइज फर्स्ट नंबर है। उसके बाद है रिच एंड वेरीड हेरिटेज। वेरीड का मतलब होता है डाइवर्स, जिसमें बहुत ज्यादा विविधता हो, अलग अलग। तो हमारा जो हेरिटेज है, हमारी विरासत बहुत बहुत रिच है और बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की है।
So our motherland has bestowed rich and varied heritage to us so as to the world. तो हमारी जो मातृभूमि है, bestowed means granted और gifted और allotted, ये bestowed का मीनिंग होता है। तो उसने हमें बहुत रिच और वेरिड हेरिटेज दिया, हमारी विरासत बहुत ही रिच है। इंडियन कल्चर हैव बीन ट्रेड ओरिएंटेड एंड पीस लविंग, हम पहले से ही बहुत शांति पसंद करने वाले और व्यापार में ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, हमारा बिजनेस में ज्यादा दिलचस्पी है, हम लड़ाई झगड़े में और उसमें ज्यादा बिलीव नहीं करते। सत, चित एंड आनंद आर रियलाइज्ड फ्रॉम इंडियन कल्चर। सत का मीनिंग होता है ट्रुथ, चित का मतलब होता है चेतना, और अगर इंग्लिश में इसका मीनिंग देखेंगे तो कॉन्शियसनेस, किसी बात के अस्तित्व के प्रति सजाग होना, कॉन्शियसनेस इसका एग्जैक्ट मीनिंग होता है। और आनंद का मतलब होता है ब्लिस। तो ये जो सारे वर्ड्स हैं ये हमने रियलाइज किए हमारे इंडियन कल्चर से। Beside this, Indian culture prospered with a mutual exchange of different cultures of other countries which came to India and settled here. तो हमारा कल्चर क्यों इतना prospered है, क्यों इतना flourished हुआ है? क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट कल्चर के लोग हमारे यहाँ आए, डिफरेंट जियोग्राफी से, और यहाँ पे आके सेटल हो गए, और फिर हमारा जो कल्चर है उसने भी उन्हें एक्सेप्ट किया, उन्होंने हमारा कल्चर एक्सेप्ट किया, तो उस तरीके से हमारा जो कल्चर है वो और ज्यादा फ्लरिश हो गया। दे हैव एक्सेप्टेड द वैल्यूज ऑफ नॉन वायलेंस एंड पीस। तो हम बिल्कुल वायलेंस में बिलीव नहीं करते, नॉन वायलेंस, अहिंसा, पीस, शांति बनाए रखने वाले लोग हैं हमने अडॉप्ट किया। एज वेल एज वर्ल्ड हमें एडमायर करता है, कि बहुत ज्यादा सारे लोग इंडिया को ऐसे ही याद करते हैं ना कि बहुत शांति वाला देश है, और नॉन वायलेंस, पीस, ये नीति हमारी पहले से बहुत फेमस रही है। उसके बाद है people right from the beginning of the Indus Valley civilization till today have made our country rich and wealthy with their intellectuality, ability, talent and skill. तो अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तब से लेके अभी तक हमारा जो कल्चर है वो रिच ही हुआ है, वेल्दी हुआ है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं, एज वेल एज इसका दूसरा नाम है हड़प्पन सिविलाइजेशन, अगर किसी को पता ना हो तो। ये एक एंशिएंट सिविलाइजेशन है जो फ्लरिश्ड हुआ था इंडस रिवर वैली के किनारे फ्रॉम अबाउट 2500 टू 1500 बिफोर द कॉमन एरा, अराउंड ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का छोटा सा मैंने आपको बता दिया। फिर से मैं ये लाइन रीड करी, हैव मेड आवर कंट्री रिच एंड वेल्दी विद देयर इंटेलेक्चुअलिटी, एबिलिटी, टैलेंट एंड स्किल। सारे जो वर्ड्स हैं उसके हम एक एक करके मीनिंग देखेंगे। पहले तो इंटेलेक्चुअलिटी का मतलब होता है बौद्धिक या कोई शारीरिक शक्ति होती है, उसको इंटेलेक्चुअलिटी कहते हैं। एबिलिटी मीन्स क्षमता, किसी भी कार्य को पूरा करने की मानसिक या शारीरिक क्षमता होती है, उसको एबिलिटी कहते हैं। टैलेंट का मतलब होता है एक नेचुरल स्किल, योग्यता, उसे टैलेंट कहते हैं। और स्किल मतलब कुशलता, कोई काम में अगर आप एक्सपर्टीज हो तो उसे हम स्किल कहेंगे। सो डेफिनेटली ये सब सारी चीजों से हमारा जो कल्चर है वो और ज्यादा प्रॉस्परस हुआ है। इनन्यूमरेबल स्कॉलर्स, थिंकर्स, आर्टिस्ट, आर्टिशियंस, saints, scientists and historians have contributed to the growth and development of our culture. तो कितने सारे लोगों का योगदान है, कंट्रीब्यूशन है हमारे कल्चर के डेवलपमेंट के लिए। स्कॉलर्स का मतलब होता है जो विद्वान होते हैं, पंडित होते हैं, जिनको कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज होती है, उन्हें हम स्कॉलर्स कहते हैं। थिंकर्स किसे कहते हैं? तो जो विचारक होते हैं, अ पर्सन हु थिंक्स अबाउट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, उसे थिंकर्स कहते हैं। आर्टिस्ट मीन्स कलाकार, आर्टिशियन का मतलब होता है शिल्पी, कारीगर होते हैं, क्राफ्ट्समैन होते हैं, उन्हें आर्टिशियन कहते हैं। सेज मीन्स साधु, जो बुद्धिमानी लोग होते हैं। सेंट मीन्स संत, महात्मा या ऋषिमुनि, उनके लिए ये वर्ड इस्तेमाल होता है। साइंटिस्ट का मतलब वैज्ञानिक, और हिस्टोरियंस मतलब जो इतिहासकार होते हैं, अ पर्सन हु इज एन एक्सपर्ट इन हिस्ट्री, उन्हें हिस्टोरियंस कहते हैं। तो ये सबका कुछ ना कुछ योगदान है हमारे कल्चर के डेवलपमेंट में। तो अभी जब हम इतना सारा कल्चर के बारे में पढ़ रहे हैं तो एक डेफिनेशन आ जाती है कल्चर की, कि कल्चर है क्या। So culture is a sum of habits, values, customs, traditions and a conduct of lifestyle of human. अगर ये सभी को एडअप कर देंगे, एड ऑन कर देंगे, इसका सम कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको कल्चर बन जाता है। हैबिट्स क्या होती है? हमारी आदतें होती है, उन्हें हैबिट्स कहते हैं। वैल्यूज मीन्स जो एथिक्स होते हैं, मोरल्स होते हैं हमारे अपनी लाइफ में, उन्हें वैल्यूज कहते हैं। कस्टम्स मीन्स जो रीति रिवाज होते हैं।
ट्रेडिशन मीन्स होता है परंपरा। तो ये सब कुछ मिला के क्या बनता है, कल्चर बनता है, एक वे ऑफ लाइफ, जिस तरीके से हम अपनी लाइफ को जीते हैं। सो मीनिंग ऑफ कल्चर, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम एक्सरसाइज के जब क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे तब हम देखेंगे, उसमें भी ये क्वेश्चन है, डिटेल में हमें उसका आंसर वहां पे भी लिखना है। कल्चर क्या होता है? सो कल्चर मीन्स अ वे ऑफ लाइफ, हमारे जीवन जीने का जो तरीका है वो कल्चर है। इट इज मेड ऑफ चेंजेस दैट अकर इन पब्लिक लाइफ, social rules and regulations of different societies. It can be said that culture is a total of habits, values, customs, traditions and ideals leading humans to the highest level. So basically ये सारी चीजों का जब हम सम कर देंगे, सारी जो हैबिट्स हैं, वैल्यूज है, कस्टम्स है, ट्रेडिशंस है, आइडियल्स हैं, जो हमारे आदर्स हैं, जो स्टैंडर्ड जो चीजें होती है वो, तो वो सब कुछ मिला के एक हम वैसे भी चाहते हैं ना कि जो लाइफ है वो एक हाईएस्ट लेवल पे जाके ह्यूमन बीइंग है, सो बेसिकली उसकी लाइफ में सब कुछ होना चाहिए, तभी एक अच्छा प्रॉस्परस रिच कल्चर बनेगा। देन कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। सो हेरिटेज मीन्स अ वैल्यूएबल गिफ्ट फ्रॉम आवर फोरफादर्स टू अस। तो विरासत किसे कहेंगे बेसिकली? तो विरासत एक वैल्यूएबल गिफ्ट है जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती, कोई कंपैरिजन नहीं, वो बहुत वैल्यूएबल है, और वो हमें हमारे फोर फादर्स से मिली, मतलब हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं फोर फादर्स। इंडियन हिस्ट्री इज थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ओल्ड, मतलब बहुत बहुत ज्यादा सालों पुरानी है। वी से इन स्कूल प्लेज, तो जब हम प्रतिज्ञा लेते थे स्कूल में, जब हम संकल्प लेते थे, प्लेज लेते थे, आपको याद भी होगा, आई लव माई कंट्री एंड आई एम प्राउड ऑफ इट्स रिच एंड वेरिड हेरिटेज, ये हम रिसाइट करते थे तब कि हम सब ही अपने कंट्री से बहुत प्यार करते हैं, और वो जो भी हमारा कल्चर है, जो वेरिड अलग अलग जो कल्चर है, उस पे हमें बहुत प्राउड है, So in this context, heritage is a precious gift from our motherland to the whole world about mysteries of human life. तो अगर ये संदर्भ में, इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखने जाएं तो बेसिकली विरासत जो है वो एक प्रीसियस गिफ्ट है, हमारी गिफ्ट फ्रॉम आवर मदरलैंड, हमारी जो मातृभूमि है उसने हमें दी है, हालांकि पूरे वर्ल्ड को दी है, अबाउट मिस्टीरियस, एक रहस्यमय ह्यूमन लाइफ को। वी डिवाइड आवर हेरिटेज इनटू टू डिवीजन, तो ये कल्चर जो है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है नेचुरल हेरिटेज, जो हमें बाय गिफ्ट मिलता है, और एक होता है कल्चरल हेरिटेज, जो इंसान अपनी टैक्ट, अपनी स्किल, अपनी कला से बनाता है, उसे हम कल्चरल हेरिटेज कहेंगे। तो पहले हम डेप्थ में नेचुरल हेरिटेज को स्टडी करेंगे। सो द रिजल्ट ऑफ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, एनवायरमेंट एंड ह्यूमन लाइफ इज नेचुरल हेरिटेज। तो आप नेचर भी देख रहे हो, एनवायरमेंट भी देख रहे हो, और उसी में हम भी रहते हैं, ह्यूमन लाइफ, और हम कहीं ना कहीं एक साथ बहुत अच्छे से कोप अप करके, एक अमालगमेट करके हम रह रहे हैं, नेचर, एनवायरमेंट, ह्यूमन लाइफ, सब एक ही जगह पे रह रहे हैं, और मिलके क्या बनता है, नेचुरल हेरिटेज, और ये क्लोज रिलेशनशिप है इन सभी के बीच में। नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया इज यूनिक एंड वेरीड, यूनिक भी है, अपनी खुद में एक हमारी पहचान भी है, एज वेल एज बहुत ज्यादा वेरीड मीन्स अलग अलग, एक जैसा नहीं है, बहुत ज्यादा आपको वैरायटीज देखने को मिलेगी। It includes features like mountains, forests, deserts, rivers, streams, seas, trees, plants, creepers, flowers, leaves, insects, and varied landscapes, wide range of minerals, vegetation, plants and animals. अब माउंटेन का मतलब है पर्वतमालाएं भी है हमारे यहाँ पे, जंगल भी है, डिजर्ट्स भी है मतलब रन भी है, रिवर्स नदियां भी है, स्ट्रीम्स मतलब झरने भी है, समुद्र भी देखने को मिलेगा, ट्रीज है, प्लांट्स है, क्रिपर्स मतलब जो क्लिंगिंग प्लांट्स होते हैं, जो बेल होती है, बेलें जो होती है, उन्हें क्रिपर्स कहते हैं। फ्लावर्स मतलब फूल, लीव्स मतलब पत्ते, इंसेक्ट्स मतलब इंसेक्ट्स, जो कीड़े मकोड़े हैं। वेरीड लैंडस्केप्स, लैंडस्केप मतलब अगर आप कहीं पे खड़े हो और आपको सब कुछ वो दिख रहा है, उस एरिया का टोटल पार्ट जितना भी आप देख पा रहे हो, एवरीथिंग यू कैन सी व्हेन यू लुक अक्रॉस अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड, तो एक लैंडस्केप होता है, वेरीड लैंडस्केप। तो डिफरेंट डिफरेंट लैंडस्केप है हमारे यहाँ पे। माउंटेन वाली जगह पे जाओगे तो एक अलग सा लैंडस्केप देखने को मिलेगा, फॉरेस्ट में जाओगे तो कुछ अलग देखने को मिलेगा, डेजर्ट में कोई अलग सा लैंडस्केप होगा। इन वाइड रेंज ऑफ मिनरल्स, अब हमारे यहाँ पे अलग अलग स्टेट में वैरायटीज ऑफ मिनरल्स और ओर्स हमें मिलती है। वेजिटेशन का क्या मतलब होता है? सो ऑल द प्लांट्स दैट आर फाउंड इन अ पर्टिकुलर प्लेस। तो अगर जैसे कि गुजरात, तो गुजरात के अंदर क्या क्या चीजें उग रही है, तो उसका वेजिटेशन हो गया। प्लांट्स एंड एनिमल्स यू नो वेरी वेल कि वो क्या होता है। वी आर द चिल्ड्रन ऑफ नेचर, तो हम किसके बच्चे हैं? हम नेचर के ही बच्चे हैं। सो इट हैज मेड अ ब्यूटीफुल अरेंजमेंट फॉर आवर फूड, वाटर, फ्रेश एयर एंड ड्वेलिंग टू कैटर
आवर ओन नीड्स। तो नेचर के जब हम बच्चे हैं तो नेचर को हमारी बहुत परवाह है, इस वजह से उसने हमारे लिए हमारा जीवन एकदम इजी हो जाए, उस वजह से उसने बहुत अच्छी सी ब्यूटीफुल सी अरेंजमेंट की और हमें सब कुछ प्रदान किया है। हमें खाना भी मिल जाता है नेचर से, वाटर भी, फ्रेश एयर हवा भी है, और ड्वेलिंग रहने के लिए घर भी मिल जाता है। ड्वेलिंग टू कैटर मतलब टू फुलफिल, सेटिस्फाई करना, पूरा करना, जो भी हमारी नीड्स हैं वो सब कुछ पूरी हो जाती है। वो कौन करता है? नेचर करता है हमारे लिए। वी ट्रीट नेचर विथ रिस्पेक्ट एंड फेथ, और हम करते भी हैं। हमें करना ही चाहिए, नेचर की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, फेथ होना चाहिए हमें हमारे नेचर में। द एग्जाम्पल्स ऑफ आवर क्लोज रिलेशन विथ नेचर आर स्टोरीज ऑफ पंचतंत्र एंड झटका टेल्स ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन। तो ये सारी जो स्टोरीज है पंचतंत्र की और झटका टेल्स की, जब आप उसमें पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। मैं इसका जो लिंक है ये जो बुक्स का, वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, और भी जो अच्छी बुक्स होगी उसका भी मैं लिंक आपको दे दूंगी, ताकि अगर आपको पढ़ना है इन कहानियों के बारे में, झटका टेल्स और इनके बारे में, पंचतंत्र की जो कहानियां हैं, तो आप पढ़ सकते हो। जटका टेल्स बेसिकली क्या है? जटका कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड जातक मीनिंग बर्थ। सो द जातक टेल्स आर स्टोरीज ऑफ द फॉर्मर लाइफ ऑफ गौतम बुद्धा। तो गौतम बुद्धा की लाइफ की स्टोरीज उसमें लिखी गई है। बहुत ही अच्छी दोनों बुक्स हैं, अगर आपके पास फ्री टाइम हो आप जरूर से इन्हें पढ़िएगा। आर क्लासिकल एंड फोक म्यूजिक एंड सेवरल रागास आर बेस्ड ऑन प्रहार, दैट इज पीरियड ऑफ द डे। तो हमारे बहुत सारे क्लासिकल और फोक म्यूजिक जो है वो तो इस पे ही बने हुए हैं, राग पे बने हुए हैं और प्रहार पे बने हुए हैं। अब आप बोलोगे ये राग और प्रहार होते क्या है? तो राग बेसिकली राग ही होते हैं, म्यूजिकल नोट्स जो होती है उन्हें राग कहते हैं। और प्रहार क्या होता है? तो पूरा जो दिन है ना वो 24 आवर्स का होता है, ठीक है। अब एक प्रहार जो होता है इक्वल्स टू 3 आवर्स होता है। तो 24 डिवाइडेड बाय मैं 3 कर दूंगी तो हो जाएगा 8 प्रहार, मतलब एक दिन में पूरे 8 प्रहार होते हैं, पीरियड ऑफ द डे। तो उस तरीके से ये आप समझना। सिमिलरली आयुर्वेदा, यूनानी एंड नेचर क्योर आर ऑल्सो टोटली बेस्ड ऑन नेचर। तो ये सारी तो क्या है, वो ट्रीटमेंट्स है ना, जिससे अगर हम बीमार होते हैं तो इन सारी चीजों की मदद से हम ठीक होते हैं। सो आयुर्वेद के बारे में भी हमने पहले से ही सुना हुआ है कि भाई एक पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली है, जिसमें अंतर्गत अगर हम डाइट अच्छा लेंगे, जड़ी बूटियां और योग के माध्यम से हम जो भी डिसीज है उसको हम क्योर करेंगे। तो यूनानी भी कुछ ऐसा ही है, नेचर क्योर भी वही, कि भाई नेचुरल चीजों की मदद से हम कैसे क्योर हो सकते हैं। तो हमारा नेचर हमें इतना कुछ देता है कि अगर हम बीमार होते हैं तो हील करने की उसमें इतनी ताकत भी है, मतलब सोल्यूशन भी नेचर में ही है, अगर हम ढूंढेंगे तो कहीं ना कहीं हमें मिल जाएगा। सो फर्स्ट वन इज, इसके अब सब पार्ट्स हैं नेचुरल हेरिटेज में। सबसे पहला है लैंडस्केप्स। सो ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स आर जनरली फॉर्म ड्यू टू डिफरेंट शेप्स ऑफ लैंड। तो लैंड आप देखना कभी भी एकदम ऐसी कोई प्लेन लैंड नहीं है। हमारी लैंड जो है वो कहीं पे ऊंची होगी, कहीं पे नीची होगी, मतलब उसका बहुत ऐसे जियोग्राफिकली आप देखोगे तो लैंडस्केप जो होते हैं वो बहुत अलग अलग होते हैं। इस वजह से एक अच्छा ब्यूटीफुल शेप क्रिएट होता है। कहीं पे माउंटेन्स, जैसे सेड अर्लियर, कहीं पे ग्रासलैंड्स होते हैं, कहीं पे डेजर्ट्स हैं। तो डिफरेंट शेप्स ऑफ लैंड प्रेजेंट है। देन फॉर एग्जाम्पल द हिमालय इज अ लैंडस्केप। हिमालय आप देखोगे तो वो भी एक लैंडस्केप है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, और वहां पे बहुत बड़ी बड़ी सी पर्वतमालाएं हैं। इट इज एंडोर्ड इंडियंस अबंडेंटली विथ यूजफुल वेजिटेशन एंड मिनरल्स। एक ही मिनट, हाँ। एंडोर्ड का मीनिंग होता है ब्लेस्ड, इक्विप्ड। सो आई एम रीडिंग दिस लाइन अगेन। इट इज एंडोर्ड इंडियंस, मतलब इंडियंस को बहुत कुछ मिलता है हिमालय से। अबंडेंटली विथ यूजफुल वेजिटेशन, और मिनरल्स तो वहां पे है ही। देन स्ट्रेंज बर्ड्स, एनिमल्स एंड माउंटेन पिक्स कवर्ड विथ स्नो, ब्रिमिंग रिवर्स भी हैं, आर द गिफ्ट ऑफ हिमालय। तो बहुत सारे बर्ड्स और एनिमल्स हैं, माउंटेन की ऊंची ऊंची पिक्स है वहां पे, और ब्रीमिंग रिवर्स। और रिवर्स मीन जो बहती हुई नदियां हैं, टू बी फुल ऑफ समथिंग, लबालब, मतलब एकदम फुल ऑफ रिवर्स। वहां से तो बहुत सारी रिवर्स निकलती है ग्लेशियर से। तो ये सब गिफ्ट है हिमालय से जो हमें मिली हुई है। उसके बाद है फॉरेस्ट ऑफ तराई एंड इट्स पिलग्रिमेज प्लेस फॉर, दैट इज फॉर एग्जाम्पल अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ एंड समिट लाइक नंदा देवी आर इन द हिमालयास। तो जो तेराई का जंगल एरिया है, मैं अभी आपको मैप में ये एरिया बताने को ट्राई करती हूँ, ये 2 लाइन एक्सप्लेन कर दूं उसके बाद। एंड इट्स पिलग्रिमेज प्लेसेस, पिलग्रिमेज मतलब
तीर्थ यात्रा के लिए लोग जाते हैं, धार्मिक प्लेसेस जो है वो अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, समित लाइक नंदा देवी। समित क्या होता है? जो पर्वत का शिखर होता है, पीक, ठीक है, उसको समिट कहते हैं। ये सब भी है वहां पे। एंड सिंस एंशिएंट टाइम हिमालय हैज अ ग्रेटर इंपॉर्टेंस फॉर इंडिया। तो पहले से ही, ऐसा नहीं है कि अभी से, पहले से ही हिमालय की हमारी लाइफ में, इंडियंस की लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रेट इंपॉर्टेंस है। अब एक ही मिनट मैं आपको ये एरिया बता दूं, फॉरेस्ट ऑफ तराई रीजन, ताकि आपको क्लियर हो कि ये कौन सा एरिया है। चलिए पहले हम तेराई रीजन देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक मैप ओपन किया है। इतना ये जो पोर्शन है इंडिया नेपाल का, ये इसको थोड़ा यहाँ पे ये ब्रॉड करके दिखाया गया है। तो ये जो डार्क वाला सारा जो एरिया है, ये लोअर हिमालयंस की जो रेंज है, डार्कर ग्रीन जो है, ये तेराई रीजन है। और ये यहाँ पे जो जंगल होते हैं उनके बारे में आपको बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे लिखा गया भी है तेराई। सो आई होप अभी आपको ये क्लियर हो गया होगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सो वेयर वी वर, लैंडस्केप, राइट। उसके बाद है रिवर्स। सो रिवर्स हैव बीन प्रोवाइडिंग नेचुरल वे सिंस एंशिएंट टाइम्स। इंडियन कल्चर हैज फ्लरिश्ड ऑन द रिवर बैंक ऑफ द इंडस एंड रावी। तो हमारा जो कल्चर है वो कहाँ पे फ्लरिश्ड हुआ? इंडस और रावी नदी के किनारे। द रिवर्स लाइक द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, द इंडस, द नर्मदा, द गोदावरी एंड द कृष्णा एटसेट्रा हैव प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड द पीपल ऑफ इंडिया। तो पहले से ही इंडियंस के दिल में रिवर्स के लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है और हम उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं। हम उसकी पूजा भी करते हैं क्योंकि रिवर्स से हमें बहुत कुछ मिलता है। रिवर्स आर द सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी, डोमेस्टिक यूज के लिए जो पानी मिलता है हमें वो रिवर्स से मिलता है। इरिगेशन, खेती के लिए जो पानी होता है, इलेक्ट्रिसिटी जो हम प्रोड्यूस करते हैं, एंड वाटरवेज। वाटरवेज मतलब जल मार्ग। जल मार्ग के थ्रू हम एक जगह से दूसरी जगह जब व्यापार करते हैं तो शिप भर भर के हम सामान इधर से उधर ले जाते हैं। Beside this, man was dependent on river to develop industries of clay utensils, plastering and buildings of houses. इसके अलावा भी इंसान जो है वो रिवर पे डिपेंडेंट है ही, पहले भी और अभी भी। चाहे वो इंडस्ट्री हो, क्ले यूटेंसिल्स बनाने हो, मिट्टी के बर्तन हो, प्लास्टर करना हो या बिल्डिंग्स बनानी हो, कोई भी काम पानी के बिना, रिवर्स के बिना पूरा नहीं हो पाएगा। सो रिवर वाटर हैज मेड ह्यूमन लाइफ ब्यूटिफुल एंड प्रॉस्परस। और रिवर के वजह से हमारी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल और प्रॉस्परस, समृद्ध हुई है। लैंडस्केप सीन्स एट dawn and dusk are very fascinating on the side of river. There are source of inspiration for artists and have enriched the lives of the people by developing the aesthetic sense. So लैंडस्केप सीन की अगर हम बात करें तो dawn and dusk तो बहुत ही फेमस है। अब आप बोलोगे ये dawn and dusk है क्या? So dawn, DAWN का मतलब होता है सनराइज के समय ना, जब धीरे धीरे जब डार्कनेस हट जाती है सन के आने की वजह से, सनराइज होता है तो धीरे धीरे डार्कनेस कम हो जाती है और वो जो माहौल होता है वो बहुत अच्छा होता है। और वैसे ही डस्क का टाइम मतलब जब सनसेट होता है और धीरे धीरे जब सन के जाने का टाइम होता है, ग्रेजुअल फॉलिंग ऑफ डार्कनेस आफ्टर द सन गोज डाउन, जब सनसेट होता है और जो एक ट्वाइलाइट का जो एक माहौल क्रिएट होता है उसे डॉन एंड डस्क कहता है। आई होप आपको समझ में आया हो। तो वो जो माहौल होता है, अगर आप वो रिवर से तो देखोगे तो बहुत ही अच्छा दिखाई देगा। तो बहुत सारे जो आर्टिस्ट होते हैं वो ऐसा सारा जो एक क्रिएट होता है ना, एक एस्थेटिक सेंस जो क्रिएट होता है उससे इंस्पिरेशन लेते हैं। उसके बाद है वेजिटेशन। सो पीपल ऑफ इंडिया आर एनवायरमेंट लवर सिंस एंशिएंट टाइम। अभी से नहीं, हम प्राचीन काल से ही एनवायरमेंट लवर है। हमें एनवायरमेंट बहुत पसंद है, हम नेचर लवर है। इट्स प्रूफ इज देयर लव एंड अफेक्शन टुवर्ड्स फ्लावर्स एंड श्रब्स एंड प्लांट्स। और हमें कितना ज्यादा अफेक्शन है, कितना ज्यादा प्यार है टुवर्ड्स फूलों से, श्रब से। श्रब क्या होते हैं? श्रब भी एक तरीके के प्लांट ही होते हैं, पर वो छोटे होते हैं, मतलब उनकी हाइट छोटी होती है, वो ट्रीज से छोटे होते हैं, तो उन्हें श्रब्स कहते हैं। सो इनके टुवर्ड्स हमारा अफेक्शन सभी को पता है, हम कितना ज्यादा इन सब चीजों से अट्रैक्ट है और अटैच्ड है। सो ह्यूमंस, एनिमल्स, बर्ड्स एटसेट्रा डिपेंडेंट ऑन ट्रीज फॉर द फूड। तो सिर्फ हम अकेले ही नहीं, ह्यूमंस ही नहीं, बहुत सारे एनिमल्स, बहुत सारे इंसेक्ट्स, बहुत सारे बर्ड्स, उनका तो बहुत मतलब कि एक एक पेड़ पे आप सोचो कितने सारे इंसेक्ट्स और कितने सारे बर्ड्स रहते हैं। बनियन एंड पीपल ट्री एंड बेजिल आर वर्शिप्ड इन इंडिया। बनियन मतलब जो वर्ड के पेड़ होते हैं, वर्ड के जो ट्रीज होते हैं, पीपल मतलब पीपल का पेड़, और बेजिल मतलब तुलसी का जो पौधा होता है, उसकी इंडिया में पूजा की जाती है, वर्शिप की जाती है।
cereals, pulses, oil seeds, plants, green fields, prosperous herbs, pegged forests and medicinal plants have ultra enriched our life from ancient time. तो पहले से ही ये सारी चीजों की वजह से हमारी लाइफ और भी ज्यादा enriched हो गई है, और भी ज्यादा समृद्ध हो गई है. सीरियल्स का मतलब होता है अनाज, पल्सेस का मतलब होता है दाल, और ऑयल सीड्स क्या होते हैं? सो ऑयल सीड्स आर जनरली सीड्स ग्रोन प्राइमरीली फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एडिबल ऑयल, जैसे कि ऑलिव्स हो गए, ग्राउंडनट्स हो गई, जिसमें से हम तेल निकालते हैं खाने के लिए. एडिबल ऑयल्स जो होते हैं ना, उन्हें हम कहते हैं ऑयल सीड्स. प्लांट्स, ग्रीन फील्ड्स, प्रॉस्परस हर्ब्स, मतलब बहुत सारे हर्ब्स ऐसे हैं कि जिनका मेडिसिनल बहुत इस्तेमाल है. हरडे, आंवला, बेहड़ा, एलोवेरा, अर्डूसी, नीम, etc. Medicines and flowers like rose, lotus, mogra, jasmine, damro, sweet basil, sunflowers, champa, that is plumeria, joy, polyanthus, tuberose and jasminum, etc. ये सारे फूल के नाम हैं. Have made human life very beautiful, fragrant, क्योंकि सब खुशबूदार फूल होते हैं, healthy and prosperous. तो इनका भी इनकी वजह से भी हमारी लाइफ बहुत ज्यादा हेल्दी और प्रॉस्परस है. The social and religious life of India is greatly influenced by the vegetation. तो सभी में देखना, अब सोशल कोई फंक्शन होता है, रिलीजियस, अगर हमें मंदिर में जाना हुआ या कहीं पे भी पूजा पाठ के लिए जाना हुआ, इवन हमें शादी में जाना हुआ, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? हम फूलों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं. कुछ भी प्रसंग होता है, कोई भी फंक्शन होता है, तो हम फूल लेके जाते हैं. तो ये सब हमारे आसपास ही, मीन्स नेचर से हम भाग नहीं सकते, हम नेचर के साथ ही रहते हैं, और नेचर कहीं ना कहीं हम 24 आवर्स नेचर से जुड़े हुए हैं. देन उसके बाद है वाइल्ड लाइफ. सो इंडिया इज अ नेचर लवर सिंस एंशिएंट टाइम. इट्स कंट्री विद एनिमल लवर कल्चर, और हमें एनिमल से भी प्यार है. टाइगर, लायन, एलिफेंट, राइनो, फॉक्स, बियर, डियर, सांबर, रैबिट, पाइथन, स्नेक, मंगूज, लिजर्ड, प्रोक्यूपाइन, लाइक मैनी सच ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड एंड सीन. तो ये सारे जो एनिमल्स है वो हमारे यहाँ पे देखने को मिलते हैं. मैंने ये सभी के पिक्चर्स भी लेके रखे हैं, ताकि किसी ने इसमें से कोई एनिमल ना देखा हो तो उसे डाउट्स ना रहे. आप 2 ही मिनट वेट करो, मैं आपको बता देती हूँ सारे पिक्चर. ये पिक्चर्स मैंने सभी के लाइन से ही रखे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. ये लायन है, उसके बाद वेट अ मिनट, एक ही मिनट. हाँ, टाइगर से हम शुरू करते हैं. दिस वन इज टाइगर, उसके बाद ये लायन है, एलिफेंट, दिस इज राइनो, दिस वन इज फॉक्स, दिस इज बियर, ये है डियर, ये सांबर है, दिस इज रैबिट, पाइथन, ये स्नैक है, दिस वन इज मंगूज. लिजार्ड सभी ने देखी होगी, और ये है प्रोक्यूपाइन, राइट. आगे देखते हैं हम. एशियन लायंस इन द वर्ल्ड आर फाउंड ओनली इन द गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात. ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एशियन लायन सिर्फ कहाँ देखने को मिलते हैं. सो ओनली इन द गिर फॉरेस्ट ऑफ गुजरात, गिर के जंगल में. Our religious belief has given a status of god goddesses, vehicles to some of the wild animals like tiger, peacock, alligators, eagles, etc. तो रिलीजियस मान्यता के हिसाब से बहुत सारे जो देवी देवता हैं उनके व्हीकल्स थे, एनिमल्स के फॉर्म में, वाइल्ड एनिमल्स के फॉर्म में. तो कुछ देवी देवता के यहाँ पे बताए गए हैं, जैसे कि टाइगर, पिकॉक, एलिगेटर्स. एलिगेटर्स मीन्स घड़ियाल, ये क्रोकोडाइल की तरह ही होती है. ईगल्स, ये सब भगवान के देवी देवताओं के वाहन थे, उसके ऊपर बैठ के वो वन प्लेस टू अदर प्लेस ट्रेवल करते थे. अवर नेशनल करेंसी इज हाईली वैल्यूड बाय हैविंग द फिगर ऑफ 4 लायंस, हॉर्स, एलिफेंट एंड बुल. ये भी हमें पता है कि करेंसी में इनकी जो इमेज है वो इस्तेमाल की हुई है. Furthermore, to protect the wildlife reserves are created and even laws for the protection of the life have been enacted. और इससे ज्यादा अगर हम बोले तो वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए ना, प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे क्या कहते हैं उसे, नेशनल पार्क, रिजर्व, फिर वो सेंचुरीज वगैरह भी बनाए गए, और लॉज भी इनेक्ट किए गए, लॉज भी बनाए गए हैं ताकि उनका प्रोटेक्शन हो. क्योंकि पहले बहुत ज्यादा शिकार होते थे और उनके जो नंबर्स है वो बहुत कम होने लगे थे. तो अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉज भी इनेक्ट किए गए हैं, बहुत सारे लॉ पास किए गए हैं.
अभी ये जो भी हमने पढ़ा वो था नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, जो नेचर से हमें गिफ्ट में मिला है। अब हम देखेंगे कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, मींस इंसानों ने जो बनाया, हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने बनाया, हमारे एंसेस्टर्स, और वो ह्यूमंस के थ्रू बनाया गया, इसी वजह से वो कल्चरल हेरिटेज कहेंगे उसे। सो इंडिया हैज गिफ्टेड टू द वर्ल्ड अ डाइवर्स एंड रिच हेरिटेज। तो बहुत ज्यादा हमारा जो हेरिटेज है वो बहुत ज्यादा डाइवर्स है, बहुत अलग अलग है, विविधता, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी, और रिच तो है ही क्योंकि हर एक चीज इंडिया की रिच है, नो डाउट। कल्चरल हेरिटेज इज अ मेन मेड हेरिटेज, वो इंसानों के द्वारा बनाया गया है, मेन मेड है वो। वेट, हाँ। देन whatever is received or created by human with his tact, wisdom, art and skill is called cultural heritage। तो जो भी ह्यूमंस के थ्रू बनाया गया है, उसकी आर्ट के थ्रू, उसकी कला, उसकी चातुर्य, उसकी विजडम, उसकी बुद्धि का इस्तेमाल करके ह्यूमन ने जो बनाया, उसे हम कहते हैं कल्चरल हेरिटेज। स्टार्टिंग फ्रॉम आर्यंस, कश्यप, कुशन, हुन्स, पर्शियंस, तुर्क जो थे वो अरब, मुगल, ब्रिटिशर्स, फ्रेंच, इतने सारे और इससे भी कहीं ज्यादा ट्राइब्स और कास्ट के लोग इंडिया में आए। इंडियन कल्चर फ्रॉम द एक्सचेंज बिटवीन ऑल दिस हैज बिकम रिच। और ये सब अलग अलग जगह से आए हुए थे, तो उनकी आर्ट, हमारी आर्ट, उन्होंने कुछ बनवाया, फिर उसमें कुछ एड ऑन हुआ, वैसे करते 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 इंडिया का जो कल्चर है वो बहुत ज्यादा रिच हो गया। The people of India from the prehistoric period have contributed to the people of the world। मतलब आज से ही नहीं, प्री हिस्टोरिक, बहुत पहले के टाइम से ही जो लोग थे, जो इंडिया के जो पूर्वज थे, जो इंडिया में रहे, उन्होंने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन दिया ही हुआ है वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को। हमारा हेरिटेज बहुत ही फेमस है, लोग दुनिया भर से हमारे हेरिटेज को देखने के लिए आते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं। द आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर आर 5000 years old। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू या कोई भी 1 मार्कर क्वेश्चन में ये पूछते हैं कि भाई कितना पुराना है हमारा आर्किटेक्ट, और जो स्कल्पचर है वो कितना पुराना है, तो वो 5000 साल पुराना है। द रिमेन्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इज एन एविडेंस ऑफ दिस। और जो रिमेन्स हमें मिले, जो डेड पार्ट्स, या जो जो बाकी बच जाते हैं, बाकी बचा हुआ हिस्सा, व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर अदर पार्ट्स हैज बीन यूज्ड और टेकन अवे, पर जो कुछ रह जाता है उसे रिमेन्स कहते हैं। तो जब इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमें ये एविडेंस मिले, ये इस सारी चीजों के, तो उससे हमें पता चला। ऑन सीइंग द रिमेन्स ऑफ द फिगर्स ऑफ गॉड एंड गॉडेस, humans, animals and several toys as well as the sculpture of a bearded man। ये bearded man का sculpture है। और उसके अलावा भी एंड द स्टैच्यू ऑफ डांसर, वन फील सेल्फ एस्टीम्ड एंड प्राइड इन आवर कल्चरल हेरिटेज। तो इतनी सारी चीजें हमें मिली, जो अवशेष मिले, देवी देवताओं की मूर्तियां, ह्यूमंस के कुछ पार्ट्स, एनिमल्स, बहुत सारे टॉयज, ये सब कुछ। ये बियर्डेड मैन का 2 मिनट पहले मैं खत्म कर दूं फिर बताती हूँ आपको। तो जब हम ये सारी चीजें देखते हैं तो हमें बहुत ज्यादा प्राइड फील होता है, सेल्फ एस्टीम, मतलब हमारा जो आत्मसम्मान है वो और ज्यादा बढ़ जाता है कि अरे, मतलब हमारा जो हिस्ट्री है वो बहुत ज्यादा रिच है। अब आपको कई सालों से बोर्ड में ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको बस ये फिगर दे देंगे और आपको बोलेंगे आइडेंटिफाई करो और इसके बारे में लिखना है। यहाँ पे तो हालांकि ज्यादा इसके बारे में लिखा नहीं है, पर अगर कुछ क्वेश्चन आगे ऐसे भी आएंगे जहाँ पे आपको एक डायग्राम को पहचानना हो और उसके बारे में शॉर्ट नोट लिखनी होगी, यहाँ पे ऐसे भी पूछ सकते हैं, बस ये दे दिया 1 मार्कर के अंदर और बोलेंगे कि लिखो आइडेंटिफाई द फिगर। तो ये क्या है वो आपको वहां पे बताना है। तो ये बियर्डेड मैन स्कल्पचर है, और ये कहाँ से मिला, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो रिमेन्स मिले हमें, जो अवशेष मिले, उनमें से ये एक है। आगे बढ़ते हैं। Further, when we look at the figure of bullock or lion on an inverted lotus of Maurya era। अब मौर्यन एरा की अगर हम बात करें तो वो भी मतलब जैसे मुगल थे और दूसरे भी बहुत सारे आए, तो वैसे मौर्य साम्राज्य भी एक बहुत बड़ा साम्राज्य था और काफी सालों तक उन्होंने हमारे देश पे हुकूमत की। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सभी ने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा, और उनके ऊपर से ही ये जो एरा है उसे मौर्यन एरा कहते हैं। तो वहां से हमें क्या मिला हुआ है, ये फिगर ऑफ बुलक और लायन और एन इन्वर्टेड लोटस। मैं इसका भी आपको पिक्चर बताती हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। वेट करना, हाँ, 2 मिनट।
लायन कैपिटल सारनाथ, लायन कैपिटल भी कहते हैं ये फिगर को। एक ही मिनट, हाँ, ये वो फिगर है जो हमें मिला था। ये इन्वर्टेड लोटस, ये उल्टा लोटस है, फिर उसके ऊपर ये अशोक चक्र और ये आपको लायन दिख रहे हैं, और यहाँ पे भी हॉर्स और बुल, उन ये एनिमल्स यहाँ पे बने हुए हैं। तो ये इम्पोर्टेंट फिगर है, इसे भी आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्टैच्यू ऑफ गौतम बुद्धा इन अ मेडिटेटिव फॉर्म, बुद्धा जी का स्टैच्यू मेडिटेट करते हुए, मतलब ध्यान करते हुए। और द कालखंड स्टैच्यू, कालखंड स्टैच्यू भी है ऑफ जैन तीर्थंकर्स। तो ये भी थोड़ा सा डिटेल में आपको बता दूं। तीर्थंकर्स कौन होते हैं? तो तीर्थंकर्स जो है ना, वो जैन के भगवान होते हैं। और लॉर्ड महावीर was the 24th and the last Tirthankar of the Jain religion. So according to Jain philosophy, all Tirthankars were born as a human being. उनका जन्म तो human being की तरह ही हुआ, but they have attained a state of perfection through meditation and self realization कर करके, meditate कर करके, मतलब एक बहुत ही इन शॉर्ट भगवान थे, राइट। वो महावीर स्वामी का तो नाम सभी ने सुना ही होगा। तो ये कालखंड स्टैच्यू भी आप गूगल करना, आपको मिल जाएगा फौरन, जैन तीर्थंकर्स का। द केव्स ऑफ इलोरा, इलोरा की गुफाओं के बारे में भी हमने सुना है। कौन से डायनेस्टी का ये एग्जाम्पल है? तो राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। ये राष्ट्रकूटा नाम है, और डायनेस्टी मतलब जो वंश होते हैं ना, उन्हें हम क्या कहते हैं? डायनेस्टी कहते हैं, वंश। और भी क्या कहेंगे उसको? एक प्रॉपर अगर डायनेस्टी को बोला जाए तो वंश ही कहते हैं अकॉर्डिंग टू मी। तो अभी आगे मुझे याद आएगा तो मैं आपको बता दूंगी, राइट। बाय सीइंग दिस हेरिटेज वी फील प्राउड, ग्लैड एंड ऑल्सो रिस्पेक्ट फॉर आवर कल्चर हेरिटेज। तो ये सारी चीजें देख के अगेन हम बहुत बहुत खुश होते हैं, प्राउड फील होती है, खुशी होती है हमें कि हाँ, ये सारी चीजें हमारे इंडिया में हैं। एंड डेफिनेटली जब इतना कुछ होगा तो हमें प्राउड तो फील होगा ही, क्योंकि थोड़ा कुछ नहीं है, हमारा हेरिटेज बहुत ज्यादा रिच है। वेट, हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, डायनेस्टी मीन्स होता है राजवंश, कोई वंश परंपरा होती है, उसे डायनेस्टी कहते हैं। आर कल्चरल हेरिटेज अकोमोडेट पैलेसेस, मतलब क्या क्या है कल्चरल हेरिटेज में? तो पैलेसेस है, पैलेस भी देखे होंगे हमने, जैसे कि सिटी पैलेस उदयपुर में है, ऑलमोस्ट सभी ने देखा होगा। बिल्डिंग्स हैं पुरानी पुरानी, स्कल्पचर्स हैं बहुत ज्यादा, स्तूपास। स्कल्पचर्स क्या होते हैं? तो ये जो मूर्ति कला होती है ना, पत्थर से वो उससे बनाते हैं, उसे स्कल्पचर्स कहते हैं। स्तूपा क्या होते हैं? तो स्तूपा गुंबद के आकार का जो बौद्ध स्मारक होता है, उसे स्तूपा कहते हैं। विहारास, विहारास किसे कहते हैं? तो बुद्धिस्ट टेम्पल या मोनेस्ट्री को विहारा कहते हैं। चैत्य किसे कहते हैं? तो बौद्ध जो होते हैं उनका एक ये एकदम पुण्य स्थल होता है, जहाँ पे वो प्रार्थना करते हैं, बड़ा एक कक्ष होता है, और वहां पे स्तूपा भी होता है, तो उसे चैत्य कहते हैं। टेम्पल मतलब मंदिर, मोस्क मतलब मस्जिद, टॉम कबर को कहते हैं, फोर्ट जो किले होते हैं, और किले में बड़े बड़े गेट्स भी होते हैं। सो इवन हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ आवर फ्रीडम मूवमेंट, जैसे कि साबरमती आश्रम है, दांडी है, बारडोली है, वर्धा है, शांति निकेतन है जो कोलकाता में है, दिल्ली के अंदर बहुत सारी ऐसी ऐसी इमारतें हैं जो हमारे कल्चरल हेरिटेज का एक पार्ट है, एक हिस्सा है। डिसाइड्स लैंग्वेज, भाषाएं, स्क्रिप्ट मतलब लेखन कार्य, डिस्कवरी ऑफ जीरो, अगर ये इंपॉर्टेंट थिंग है ना जो हमारे यहाँ पे हुई, जीरो की डिस्कवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी हमारे यहाँ पे हुई। किसने की थी? ब्रह्मगुप्ता ने की थी। ब्रह्मगुप्ता जो थे वो मैथमेटिशियन भी थे और एस्ट्रोनॉमर भी थे, उन्होंने डिस्कवरी ऑफ जीरो की। मैथमेटिक्स, कैलेंडर, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी का भी इधर पे ही हुआ, हमारे यहीं पे एस्ट्रोनॉमी। देन आयरन, लिटरेचर भाषा साहित्य, रिलीजन धर्म, धार्मिक रिलेटेड जितना भी है, युद्ध शास्त्र युद्ध की नीति, चैरियट मीन्स रथ, पॉलिटिकल साइंस राजनीति, जूलॉजी मीन्स एनिमल शास्त्र, जो एनिमल्स के बारे में हम स्टडी करते हैं उसका एक पूरा सेक्शन को हम जूलॉजी कहते हैं। बॉटनी मीन्स जहाँ पे वनस्पति शास्त्र, वनस्पति का अभ्यास होता है, वनस्पति के बारे में पढ़ा जाता है। वास्तु शास्त्र, घर बनाने के लिए ना वास्तु शास्त्र का इस्तेमाल किया जाता है। रिलीजन अगेन धर्म। रिपब्लिक, so republic means a country that has an elected government as well as electrical president also. Judiciary, तो न्यायिक हमारा सिस्टम। legislation means the process of making law, कानून बनाने की जो प्रक्रिया है उसे legislation कहते हैं। as well as environment protection, तो ये सारी चीजें, इनका भी कहीं ना कहीं विकास हमारे यहीं पे हुआ।
और ये सारी इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हैं जो इंडिया के अंदर हुई। तो ये भी बहुत ही प्राउड की बात है कि इतनी सारी चीजों में हमारा योगदान है, हमारा कंट्रीब्यूशन है। अभी भी आपको ये सारी चीजों में से कुछ डाउट हो या किसी का वर्ड में बताना भूल गई हूँ या आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं वहां पे आपको बता दूंगी। एज वेल एज इंस्टाग्राम पे भी मेरा अकाउंट है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां पे भी मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात। तो अभी तक तो हमने पूरे इंडिया की बात की, ऑल ओवर यू नो। अब हम बात करेंगे गुजरात की कि गुजरात में क्या ऐसा खास है। सो द प्लेसेस हैविंग कल्चरल लेजेंडरी, मतलब फेमस, लेजेंड ना। आर्कियोलॉजिकल, तो जिसका महत्व होता है, आर्कियोलॉजिकल पुरातत्व, जो पुरानी चीजें हैं, कहाँ कहाँ पर है वो इंपॉर्टेंस आर लोथल जो धोलका तालुका में है, रंगपुर जो लिमड़ी तालुका सुरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट में है, धोलावीरा जो कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है, एज वेल एज रोजड़ी और श्रीनाथगढ़ जो राजकोट डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जो आपको देखने को मिलेंगे जो बहुत पुराने, मतलब हजारों साल पुराने हैं। द प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज आर विक्ट्री टावर ऑफ वडनगर, तो जहाँ पे हम आस्था पूजा पाठ के लिए जाते हैं, धर्म रिलेटेड पिलग्रिमेज प्लेस। तो विक्ट्री टावर है वडनगर में है, जो स्टोन इंस्क्रिप्शन ऑफ किंग अशोका जूनागढ़ में है। सन टेम्पल है मोढेरा में, गेट ऑफ चांपानेर रुद्र महालय सिद्धपुर में है, मानसार लेक विरमगाम में है, जामा मस्जिद अहमदाबाद में, झूलता मीनारा है, शेकिंग टावर्स जिसे कहते हैं, सीधी सैयद की जाली है, ग्रीव, टेम्पल्स ऑफ हटी सिंह, सहस्त्रलिंग लेक ये पाटन में है, राजमहल ऑफ बड़ौदा, टॉम्ब ऑफ मोहब्बत खान, पारसी अग्यारी जो नवसारी में है। आर वर्थ सीइंग प्लेसेस, मतलब देखने लायक है ये सारी की सारी जगहें। अगर आप गुजरात में रहते हो आपको एक बार तो विजिट करनी ही चाहिए ये सारी प्लेसेस की। प्लेसेस हैविंग रिलीजियस इंपॉर्टेंस आर द्वारकाधीश, मतलब यहाँ पे खास ये सब धार्मिक जगहें हैं, रिलीजियस इंपॉर्टेंस है बहुत ज्यादा। तो उसमें सबसे पहला नाम है द्वारकाधीश टेम्पल ऑफ द्वारका। तो द्वारका में है ये टेम्पल, ये जो मंदिर है वो शारदा पीठ ऑफ जगत गुरु शंकराचार्य, सोमनाथ टेम्पल वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग, अंबाजी का मंदिर है नॉर्थ गुजरात बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में, बहुचरा जी का मंदिर है महसाना डिस्ट्रिक्ट में, रणछोड़ राय टेम्पल है डाकोर में जो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, एज वेल एज सांबला जी का मंदिर है अरावली डिस्ट्रिक्ट में। तो ये सभी की रिलीजियस इंपॉर्टेंस है और ये सब गुजरात में है। वेल नोन रिलीजियस सोशल एंड टूरिज्म ओरिएंटेड प्लेसेस भी हैं हमारे यहाँ पे, जैसे कि पोलो फॉरेस्ट, पोलो का जंगल है, बहुत ही अच्छा है, विजयनगर में है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, साबरकांठा। काइट फेस्टिवल होता है हमारे यहाँ अहमदाबाद में ही, काकरिया कार्निवल। तानारीरी फेस्टिवल होता है वडनगर में, फिर नदन डांस फेस्टिवल होता है मोढेरा में, और कच्छ में रणोत्सव भी होता है, वो भी बहुत फेमस है और इंडिया में से एज वेल एज वर्ल्ड में से लोग आते हैं रणोत्सव सेलिब्रेट करने के लिए। उसके बाद है टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ जैन एंड बुद्धिस्ट। तो जैन और बुद्धिस्ट के कौन से टूरिस्ट प्लेसेस हैं? सो जैन एंड बुद्धिस्ट रिलीजन प्रिवेल्ड इन इंडिया, पहले से ही ये एग्जिस्ट करता है, प्रिवेल्ड मीन एग्जिस्ट करता है इंडिया में। कॉन्सिक्वेंटली उसके फल स्वरूप जैन एंड बुद्धिस्ट केव्स आर सीन एट वेरियस प्लेसेस इन गुजरात। तो इसके फल स्वरूप हमें बहुत सारी जैन और बुद्धिस्ट गुफाएं भी मिली जो गुजरात में है। वडनगर, तारंगा, खंबालिया, शामलाजी, कोटेश्वर, तालाजा, ढांक, झगड़िया, ये सब जगहों पे बुद्धिस्ट और जैन की गुफाएं हैं, वो भी वर्थ सीइंग प्लेसेस हैं, राइट। अब है फेयर्स ऑफ गुजरात, बहुत सारे मेले भी लगते हैं गुजरात में। सो वेरिड कल्चर ऑफ गुजरात इज सीन इन मेनी प्लेसेस। तो अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार का कल्चर हमने देखा गुजरात के अंदर अलग अलग जगहों पे। हेंस फेयर्स हैविंग ट्रेडिशनल मीन्स पारंपरिक, रिलीजियस मीन्स धार्मिक, एंड सोशल मीन्स सामाजिक इंपॉर्टेंस आर हेल्ड। तो जो मेले भी लगते हैं उनकी पारंपरिक, धार्मिक, सामाजिक वैल्यू है, इंपॉर्टेंस है। सम इम्पोर्टेंट फेयर्स अमोंग देम आर गिवन बिलो। और यहाँ पे तकरीबन कुछ 15 जितने मेले आपको बताए गए हैं, वो कहाँ पे, उनका नाम क्या है और कौन सी तिथि में। तिथि मतलब, तिथि को गुजराती में जो डेट्स होती है ना उसको तिथि बोलते हैं। और तिथि कैसे डिफाइन होती है, मतलब अकॉर्डिंग टू मून फेजेस तिथि डिफाइन होती है, मतलब चांद की जो डेट होती है ना उससे डिफाइन होती है। वेट, हाँ लैपटॉप की बैट। सबसे पहला जो फेयर है वो है मोढेरा फेयर। और प्लेस कहाँ है, जगह मतलब कहाँ पे लगता है ये मेला, तो मोढेरा में जो महसाना डिस्ट्रिक्ट में है। और टाइम क्या है, तिथि क्या है, तो 3rd वीक होता है जनवरी का, श्रवण शुद्ध अमावस्या, ये डेट पे ये मेला लगता है। उसके बाद है बहुचरा जी का मेला, जो बहुचरा जी एक जगह का नाम है, डिस्ट्रिक्ट महसाना, और चैत्र सुद पूनम में ये मेला लगता है। उसके बाद है शामला जी ठाकुर जी का मेला लगता है,
जगह का नाम है सामलाजी जो अरावली डिस्ट्रिक्ट में है। कार्तिक सुद 11 तारीख जो पूनम की होती है तब ये मेला लगता है। उसके बाद है भादरवी पूनम फेयर अंबाजी में, बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में ये मेला लगता है। भादरवी सुद पूनम को ही लगता है। उसके बाद है भावनाथ फेयर गिरनार में लगता है जो जूनागढ़ के अंदर है। मगवध 9 to 12 जो डेट होती है उसमें लगता है। उसके बाद है तरनेतर फेयर, तरनेतर जगह का नाम है, सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट का नाम है। भादरपाठ 4 to 6 डेट को लगता है। उसके बाद भड़ियाद में मेला लगता है। भड़ियाद एक जगह का नाम है, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में है ये, और रजब महीने की जो डेट होती है 9, 10, 11 तब ये मेला लगता है। उसके बाद है नाकलांग फेयर जो कोलियाक में लगता है, भावनगर डिस्ट्रिक्ट है, और भादरवद अमावस्या को ये मेला लगता है। उसके बाद है माधवपुर फेयर जो माधवपुर में लगता है, पोरबंदर में है ये, चैत्र सुद 9 to 13 डेट में। उसके बाद है वाउठा फेयर, धोलका में लगता है ये, धोलका अहमदाबाद में है, और कार्तिक सुद पूनम को ये मेला लगता है। उसके बाद है मीरा दातार फेयर, मीरा दातार एक दरगाह है, उनावा जगह का नाम है, महसाना डिस्ट्रिक्ट में, रजब के महीने में 16 से 22 तारीख तक ये मेला लगा हुआ रहता है। डांग दरबार मेला लगता है आहवा में, डांग डिस्ट्रिक्ट, फाल्गुन सुद पूनम को लगता है ये मेला। गोल गधेड़ा फेयर गरबड़ा और दाहोद डिस्ट्रिक्ट है ये, 5 to 7 डेज आफ्टर होली के बाद ये लगता है। और कार्तिक पूर्णिमा फेयर लगता है सोमनाथ के अंदर जो गीर में है, कार्तिक सुद पूनम को। उसके बाद लास्ट है भंगूरिया फेयर, क्वांत में लगता है, छोटा उदयपुर डिस्ट्रिक्ट है, और होली टू रंग पंचमी तक। तो अभी हम इस पार्ट में इतना ही रखते हैं। मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में फिर आगे का जो रिमेनिंग चैप्टर है वो आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। इसमें आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। इस वीडियो के रिलेटेड ऑलमोस्ट जितनी भी लिंक्स है बुक्स वगैरह की मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, एज वेल एज इंस्टाग्राम का जो अकाउंट का लिंक है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और कुछ भी डाउट या क्वेरी है आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं।